इनसे मिलिए। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु बंसल का नमस्कार। दोस्तों, दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। वो दिन गए जब फिल्मी दुनिया में किसी गॉडफादर या स्टार फादर का होना जरूरी है। आज की इस फिल्मी दुनिया में, आज बॉलीवुड में बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो अपने दमखम पर अपनी जगह बना रहे हैं फिल्मी दुनिया में। आज हमारे जो कलाकार हमारे सामने हैं वो हैं सोने संजय सूरी। संजय जी नमस्कार और बहुत स्वागत आपका विविध भारती में। नमस्कार रेणु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी तरह इतने प्यार से मेरी इंट्रोडक्शन की है कि थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी गॉडफादर का आज फिल्मी दुनिया में होना जरूरी नहीं है, आपने भी ये बात साबित की है। तो आपका ये जो सफर था, ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? आपकी पहली बात, गॉडफादर होना ज़रूरी नहीं है। उसमें से अगर आप फादर को निकाल दीजिए, गॉड का होना ज़रूरी है क्योंकि वो तो सबके लिए वो है। सबके लिए, क्योंकि वो जो एक आपको सपोर्ट मिलता है एक सुपर नेचुरल पावर का, वो बहुत कमाल का सपोर्ट होता है। मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है, लेकिन उतना भी लंबा नहीं। मैं पैदा हुआ कश्मीर में, बड़ा भी कश्मीर में ही हुआ, मेरी पढ़ाई भी वहीं हुई। 1990 में हमें कश्मीर से निकलना पड़ा कि आतंकवादी की वजह से। काफ़ी टेररिज्म बहुत पीक पर था 1990 में। 90 में हम निकले और मैं दिल्ली आया। दिल्ली आकर मैंने काम शुरू किया, कपड़ों का काम शुरू किया, गारमेंट्स। और साथ ही साथ में 93 में 2-3 साल काम करने के बाद एक हॉबी के लिए मॉडलिंग शुरू की मैंने। एक तरफ अपना काम कर रहा था गारमेंट्स का और साथ में मॉडलिंग कर रहा था। मॉडलिंग में क्या है कि अच्छी पॉकेट मनी बन रही थी। और जो मैंने मॉडलिंग की, मेरा बम्बई आना काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गया। काफ़ी मैं दिल्ली से बॉम्बे आता था फॉर एड्स। बॉम्बे आने के बाद मुझे जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया एडवर्टाइजिंग में, उन्होंने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चाहत बढ़ने लगी और काम अच्छा लगने लगा। जब मैं कैमरे को फेस करता था तो मुझे अच्छा लगता था। एक कोई शॉट देने के बाद एक अजीब किस्म की सेटिस्फैक्शन होती थी। फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसी प्रोफेशन को परस्यू किया जाए। और मॉडलिंग मैंने 93-94 में शुरू की। फिर मैं 97 में बॉम्बे आया और शुरुआत मेरी यहाँ पर टीवी सीरियल से ही हुई। और साथ ही में एक ट्रैवल शो था इंडियन हॉलीडेज़, वो मैं करा करता था। जो जैसे काम किया, हौसला बढ़ा, छोटे लेवल पर अपना नाम बनाना शुरू किया। एडवर्टाइजिंग में मैंने काफ़ी 60-70 कमर्शियल्स किए। और फाइनली 1999 में मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, प्यार में कभी कभी। संजय जी, मुझे याद आ रहा है कि जब वो ट्रैवल शो टीवी पे आता था, तब तक आप नाम और पहचान बना चुके थे। उससे पहले आपके कई एड्स आ चुके थे जिससे लोग आपको जानने लगे थे। अब ये फिल्मों का सिलसिला तो शुरू हुआ प्यार में कभी कभी फिल्म से। इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है और परिवार में क्या इस तरह का बैकग्राउंड था, और आपका जो वो बिजनेस था गारमेंट्स का, उसका क्या हुआ? मेरे परिवार में मेरी माता जी हैं, मेरे एक बड़े भाई हैं, एक बड़ी बहन है। और मेरे फादर की डेथ हो गई थी कश्मीर में। हमारी फैमिली में कोई ऐसा, इमीडिएट फैमिली में कोई भी नहीं था जो फिल्मों में आया हो। बिल्कुल ही नई लाइन थी हम सब के लिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी मदर ने, हमारी फैमिली ने, कज़न्स, भाई बहन, किसी ने भी मुझे रोका नहीं। और कभी कभी मुझे याद है कई लोगों का मजाक भी बनता था, चला चला अब हीरो बनने। वो बात कभी हुई नहीं। और बहुत सपोर्ट किया। मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि वापस तब तक नहीं आना जब तक तुम अपना पूरी जान लगा के काम ना कर लो। क्योंकि वापस जब आओगे सपोज, तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं की। तो कहना पूरी कोशिश करना, और फिर अगर नहीं हुआ तो लौट आना। लेकिन अगर इतनी कोशिश करोगे तो काम हो ही जाएगा। सो सपोर्ट फैमिली से बहुत मिला। लेकिन हाँ, मुझे याद है जब पहली मैंने राजधानी ट्रेन पकड़ी थी और सुबह जब पहुंचा तो
क्या था कि एक एक्साइटमेंट बहुत थी यहाँ आने की, लेकिन एक डर भी था कि कहीं कुछ काम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये जैसे ही एक किसी नॉर्मल यूथ कोई कहीं भी एक नए शहर में आ जाओ आप और पता ना हो अगली रात अपने रुकना कहाँ है, तो वैसे वो सब चीज़ें तो दिमाग में घूम रही थी तब। दो बातें होती हैं, नए शहर में आके दो तरह के डर होते हैं। एक तो अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आपको वो सब जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कभी भूखे नहीं रहना पड़ता है। और एक होती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, ना फाइनेंशियल सपोर्ट है, ना कोई मॉरल सपोर्ट है, और फिर अपने दम पर, अपनी मेहनत पर आपको अपनी राहें बनानी पड़ती हैं। तो आपको इन मुश्किलों में से कोई पेश आई? मेरे मेरे पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन हाँ मेरे पास मॉरल सपोर्ट बहुत था, इमोशनल सपोर्ट बहुत था, फैमिली से, दोस्तों से। मेरे पास 2 महीने का बजट था बॉम्बे में रहने का। और ये 97 में जब मैं आया था तो मेरे पास 2 महीने का किराया था और ऑफ कोर्स खाने पीने के पैसे थे। क्योंकि मैं इससे ज़्यादा लेकर नहीं आया, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं उनमें से ना हो जाऊं कि पैसे यहाँ उड़ाता रहूं और काम ना मिले। तो मैंने सोचा अगर मुझे 2 महीने में काम नहीं मिलेगा तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन जो जो रियल गॉडफादर, जो मिस्टर गॉड हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आई वुड से अगले हफ्ते 10 दिन में ही मुझे काम मिलना शुरू हो गया। तो पहली फिल्म जो थी प्यार में कभी कभी, वो बहुत ज़्यादा हिट तो नहीं हुई थी। उसमें आपको कैसा लगा और आपकी परफॉर्मेंस को कैसा सराहा गया? देखिए, प्यार में कभी कभी जब रिलीज हो रही थी तो तब एक्चुअली वो रिंकी खन्ना का लॉन्च भी था। जी। तो और डिनो, सब सब न्यू कमर्स थे फिल्म में, तो उम्मीद कुछ किसी से भी कुछ खास नहीं थी, लेकिन ये था कि हाँ रिंकी खन्ना लॉन्च हो रही है और एक सब न्यू कमर्स के साथ एक फिल्म बन रही है। तो मुझे प्री रिलीज़ ज़्यादा मीडिया हाइप वगैरह मुझ पर नहीं थी, लेकिन रिलीज़ होने के बाद लोगों को काम अच्छा लगा, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे आए और फिर लोगों को पता चला हाँ ये एक कोई नया लड़का है, संजय सूरी, और मेरे कैरेक्टर का नाम बग्स था, तो काफ़ी लोग मुझे बग्स से बुलाने लग गए थे। तो मैंने यही सोचा कि ये कैरेक्टर की एक सक्सेस है कि अगर आपको लोग उस कैरेक्टर के नाम से याद रखें। तो इमीडिएटली रिलीज़ होने के बाद मुझे और काम मिला और आई वुड से कि थोड़ा लोगों ने मेरे मेरे काम की तरफ एक एक नोटिस किया मेरे काम को। लेकिन प्री रिलीज तो एज अ मॉडल एंड एज अ टीवी एंकर यस आई वाज नोन, लेकिन मेन जो फिल्मों में जो एंट्री हुई प्यार में कभी कभी से मुझे फ़ायदा ज़रूर हुआ। लेकिन हाँ मैं एक बड़े हीरो की तरह लॉन्च नहीं हुआ था। तो उसमें क्या होता है, अगर आप बड़े एक हीरो की तरह लॉन्च हो रहे हो जिसमें आप बहुत बहुत पैसा लगा लगा दिया जाता है एक प्रोडक्ट पे, एक 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 फिल्म पर, तो क्या होता है वो भेड़ चाल होती है, हर हर सब लोग आ जाते हैं आपको साइन करने के लिए बगैर आपका काम देखे। लेकिन मेरे साथ वो नहीं है, मेरे काम ने मुझे और काम दिया है। एक बात और जानना चाहूंगी, स्कूल कॉलेज के ज़माने में कभी कोई थिएटर या स्टेज प्रोग्राम्स आपने किए थे? आपको ताज्जुब होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादातर स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहता था। और लोग मुझसे पूछते हैं अरे तुम थिएटर आर्टिस्ट लगते हो यार, तुम्हारा काम हम देखते हैं तो लगता है कि तुमने थिएटर किया होगा। मैंने कहा कभी नहीं किया। ले तब मैं स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहता था। मैं एक नेशनल लेवल स्क्वॉश प्लेयर रहा, बास्केटबॉल प्लेयर, लॉट ऑफ स्विमिंग और माउंटेनियरिंग का मुझे बहुत शौक था। तो कश्मीर में रहते हुए मुझे इन सब चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने इसमें हिस्सा लिया। थिएटर में कभी लिया नहीं। और अब कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई कभी थिएटर करोगे? मैंने कहा अभी जब फिल्मों में पूरा फोकस डाल लूँ और उसके बाद देखूंगा कभी। लेकिन कोई भी चीज़ मैं करूँ मैं उसमें फिर पूरा घुस जाता हूँ और थिएटर में टाइम इन्वॉल्वमेंट बहुत चाहिए, बहुत कमिटमेंट चाहिए, वो मैं अभी दे नहीं सकता, लेकिन पहले मैंने कभी किया नहीं था। एक फिल्म आई थी आपकी फिलहाल, जिसमें जी। सुष्मिता सेन आपके साथ थी और तब्बू आपके साथ थी। उस फिल्म में क्या अनुभव रहा आपका उन कलाकारों के साथ? फिलहाल मेरी पहली बड़ी फिल्म थी, जी। क्योंकि एक तो एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस तब्बू के साथ काम करने को मिल रहा था और सुष्मिता सेन भी अपना एक अपनी जगह बना चुकी थी फिल्म इंडस्ट्री में। तो मेरे लिए एक मुझे तब्बू के ऑपोजिट रखा गया डायरेक्टर मेघना गुलजार ने। जब मुझे कास्ट किया तो मुझे लगा कि एक कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए कि उसने मुझे
इस लायक समझा कि तब्बू के सामने मुझे कास्ट करेंगी। मेघना के साथ काम करने में मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैंने इस किस्म की डिटेल जो उन्होंने प्री प्रोडक्शन में की थी, इस किस्म की डिटेल मैंने कभी देखी नहीं थी। और शूट बिल्कुल टाइम पर ख़त्म हुआ, कोई ओवरलैप नहीं हुआ। बहुत बहुत एक तो सेंसिटिव लड़की हैं और वही उनके काम में झलक के आता है। और एक मैच्योर्ड कहानी थी, उतनी चली नहीं फिल्म, लेकिन मुझे लगता है अपने वक्त से पहले बनी थी फ़िलहाल, लेकिन तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। माय ब्रदर निखिल, इस फिल्म के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, माय ब्रदर निखिल एक पीरियड की कहानी है जब एड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। गोवा में तब एक लॉ था कि अगर आपको एड्स हो और आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रख दिया जाता था, आपको अलग बंद करके रख दिया जाता था। उसकी वजह यही थी कि लोगों को पता नहीं था कि ये बीमारी फैलती कैसे है। तो जो इग्नोरेंस थी इस बीमारी को लेकर, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, तो उस वजह से इन लोगों को अलग रख दिया गया था। फिर लॉ बदला, तो हमें ये ऐसा लगा कि ये बिल्कुल अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स था। और खैर लॉ बदल गया, और क्यों ना ये कहानी बनाई जाए। ये फिल्म मेरे हिसाब से 15 साल पहले बननी चाहिए थी, लेकिन तब की बात तो है। लेकिन अभी भी एड्स को लेकर हम सब जानते हैं और इसके बारे में हमें इंटेलेक्चुअली पता भी है, लेकिन उसका कभी सामना नहीं करना चाहते, किसी एड्स पेशेंट से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, केयर नहीं करते। तो हमें लगा कि एक सोशल एंगल भी हो फिल्म पे, प्लस एक कहानी हो, एक फैमिली की कहानी है। या मेरे डायरेक्टर जो हैं ओनिर, उन्होंने बहुत अच्छी तरह ये फिल्म लिखी, सेंसिटिविटी से लिखी। और भी एक टैबू है फिल्म में होमोसेक्सुअलिटी का, क्योंकि मुझे याद है पहले मैं भी पढ़ा करता था, जैसे एड्स एक वाइट मैन डिजीज़ कहा जा रहा था, एक होमोसेक्सुअल डिजीज़ कहा जा रहा था। लेकिन ये सब चीज़ें बदली और थोड़े कुछ मिसकंसेप्शन थे जो हमने कोशिश की है कि फिल्म के ज़रिए से उसे दूर करें। संजय जी, इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उन्हें कमर्शियली फिल्माना आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सफल हो पाता है डायरेक्टर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में? देखिए, बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जनता जो है अब वो एंटरटेन होने जाती है। अगर वहाँ पर आप उन्हें एक बिल्कुल सोशल इशू दिखाना चाहें तो वो एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन कुछ फिल्में बनी हैं जैसे दामिनी थी, मुझे लगता है बहुत निर्देशक ने बहुत अच्छी तरह, बहुत क्लेवरली एक मैसेज भी पास ऑन किया और एक साथ में एंटरटेनमेंट वैल्यू भी दी। हमने भी कोशिश यही की है कि एक मैसेज भी पास ऑन हो और लोग बोर ना हो, एक कहानी सुने, उसे देखें, और अगर वो कहानी छू जाती है उन्हें तो हम सफल हैं उसमें। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने मन की इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, थैंक यू। इनसे मिलिए,